खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आवारा पशुओं और कचरे के ढेरों ने शहर को किया बदहाल, आवाजाही हुई मुश्किल और बीमारियों की बनी आशंका। अलवर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को लेकर बना इंतजार। जितेंद्र सिंह और डॉक्टर कर्ण सिंह के अलावा ललित यादव एवं संदीप यादव की बनी चर्चा। एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान किया आरंभ। मिनी सचिवालय में पोस्टर का हुआ विमोचन। और कौमी एकता सम्मेलन में शांति और अहिंसा का दिया संदेश। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर नगर निगम की सफाई व्यवस्था चौपट है और आवारा पशु करेला और नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। जगह जगह आवारा पशु कचरे में ढेर में मुंह मारते नजर आते हैं। ऐसे में रोगों का अंदेशा भी बना हुआ है। अलवर में करीब 2 वर्ष पहले गाय और बैलों सहित नंदियों को लंपी जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से हजारों की तादाद में गौवंश की मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरह गंदगी के ढेरों में यह गौवंश मुंह मारते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर से लंपी जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। शहर के विभिन्न स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हैं। खुद नगर निगम के सामने केडलगंज मार्केट को जाने वाले रास्ते पर भी सड़क पर कचरे का ढेर लगा रहता है। ऐसे में आने जाने वाले राहगीरों और दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आवारा पशु इस कचरे को फैलाने का काम करते हैं। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार कई बार इस समस्या के बारे में अवगत कराने पर भी नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। सर, यहाँ सुबह 4 बजे से कचरा पटकते हैं लोग बाग। यहाँ गोबर की कट्टे भर भर के रखते हैं, पटक देते हैं। दिन भर बदबू आती रहती है। ये 11 बजे से पहले ये कूड़ा नहीं उठता। उसके बाद जब इन नगर परिषद के जो यहाँ के इंचार्ज है, उनको हमने कई बार बोला है, सर ये गोबर पटकते हैं, आप इन पर ध्यान दें। वो भी ध्यान नहीं देते और वो बल्कि हमको ही बोलते हैं कि आप उनको मना करो, जबकि नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है। और ये तो मेन अलवर शहर का नगर परिषद है। यहीं पे इतनी व्यवस्थाएं खराब हैं, तो पूरे शहर का क्या हाल है, आप इससे अंदाजा लगा। क्या कहते हैं जो इंस्पेक्टर है, जो भी है, वो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि साहब आप हमको उनकी वीडियो बना के दो, जबकि हमने उनको उनका घर तक का एड्रेस भी बता दिया कि आप वहां जाके उनको बोलो भाई यहाँ कूड़ा ना डालें, गोबर ना डालें। दिन भर 11 बजे बाद भी बदबू आती रहती है सर। अब गोबर, अब ये दुकानदार कहाँ जाए आप बताएं सर। कौन सी लोकेशन है ये सर केडलगंज नगर परिषद के बिल्कुल सामने, नगर निगम के सामने। वहीं टांगा स्टैंड पर कई वर्षों पहले एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन आज वह कचरे का अड्डा बना हुआ है। पास में फास्ट फूड की दुकान पर खान पान का दौर चलता है और ऐसे में बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा होप सर्कस से मार्केट की ओर जाने वाले रास्ते पर भी गंदगी का आलम है। साथ ही आवारा पशु विचरण करते हैं। ये सर इधर ठेली वाले, पटरी वाले, कचौरी समोसे वाले, ये सारे डाल जाते हैं यहाँ पर। कभी मना नहीं किया किसी को या फिर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? शिकायत करी थी पहले नगर परिषद को भी, मगर मानते नहीं है लोग। इनकी पर्ची वगैरह भी काटी थी पहले। अभी ये जो पीछे जो ये दिख रहा है, ये कोई छोले भटूरे की दुकान है। हाँ जी, ये लोग भी कचरा वगैरह फैलाते हैं। ये सब यही डालते। इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, कितनी स्मेल आती है ये सर यहाँ पर बारिश हो जाती है, जब मच्छर वच्छर पैदा हो जाते हैं तो बीमारी का डर रहता है बहुत ज्यादा। स्मेल आती है बहुत ज्यादा जबरदस्त। अभी नगर निगम को कितनी बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं आप? अभी नगर निगम को तो पहले, नगर परिषद को तो कई बार करवा दी थी। अब उधर अब बात करते हैं अलवर बस स्टैंड की। यहाँ प्रवेश करने वाले स्वस्थ इंसान को भी गंदगी जनित रोगों से पीड़ित होने की आशंका बनी रहती है। यहाँ बस स्टैंड के बोर्ड के पास भी कचरे का ढेर लगा है, साथ ही बदबू का आलम है। इसके अलावा भीतर प्रवेश करने पर भी यही हालात दिखाई देते हैं। इसके चलते राहगीर और यात्री बेहाल हो जाते हैं। वहीं आगामी समय में गर्मी और बारिश के दौरान अलवर शहर में मच्छरों का कहर पनपेगा। ऐसे में इसी तरह गंदगी बनी रही तो लोगों को मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव एवं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की। भाजपा ने जहां राजस्थान की 15 सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं,
वहीं अब कांग्रेस इसे अंतिम रूप देने में लगी है। कांग्रेस अधिकांश सीटों पर 2 से 3 नेताओं के पैनल पर विचार कर रही है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में अलवर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, मुंडावर एमएलए ललित यादव और पूर्व विधायक संदीप यादव शामिल हैं। अन्य प्रमुख प्रत्याशियों में जोधपुर से पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के अलावा महेंद्र बिश्नोई और मानवेंद्र सिंह जसोल पर विचार चल रहा है। वैभव गहलोत के नाम की चर्चा जालौर से भी है। पड़ोसी सीट भरतपुर से भजन लाल जाटव और संजना जाटव दावेदार हैं। वहीं अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता और समीक्षक राजेश कृष्ण सिद्ध से बात की। उनका कहना था कि कांग्रेस ना तो जातिगत आधार पर प्रत्याशी का चयन करती है और ना ही चेहरे के आधार पर। इसके बजाय लोकसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट देने पर कहा कि यहां कोई चेहरा नहीं होने के कारण पैराशूट प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। वहीं से भाजपा की घबराहट भी जाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें टिकट दिया है, ऐसे में अब निगाहें टिकी हुई है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में वर्तमान की बात करें तो 4 ऐसे लोग और ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम संभावितों में शामिल हैं, जिनमें पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, दूसरा मुंडावर विधायक ललित यादव का और तीसरा संदीप यादव जो पूर्व विधायक हैं तिजारा से। इसके साथ ही डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जो 2 बार सांसद रह चुके हैं। इन चारों नामों में से आखिर किसे प्रत्याशी बनाएगी कांग्रेस, क्या जातिगत समीकरण को ध्यान में रखेगी या नहीं, इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समीक्षक राजेश कृष्ण सिद्ध मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या लगता है इन चारों नामों में आप किसे सबसे बेहतर मानते हैं? सर्वप्रथम तो ये आज भारतीय जनता पार्टी जो नाम डिक्लेयर करा है, इससे ये तो आप डिक्लेरेशन से ये पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनको पूरे जिले में एक एमपी के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जिसको इन्होंने हर बार इंपोर्ट करके लाते हैं, कभी बालकनाथ को, कभी चांदनाथ को, और अब ये भूपेंद्र यादव जी को हरियाणा से इंपोर्ट किया है इन्होंने। और रही बात कांग्रेस की व्यक्ति की, तो कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस की नीति है गरीब की, अल्पसंख्यक की, मजदूर की, युवा की, बेरोजगारों के पक्ष में। उनको मुद्दों को आधार पे व्यक्ति कोई हमारे मायने नहीं रखता। और हमारे जो यहाँ शीर्ष नेतृत्व है और जितेंद्र सिंह, उनके कार्य का आपको पता है कि उनके कार्यकाल में जो काम अलवर में हुए, भूतों ने भविष्यति, इस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो सांसदों की जब वहाँ बना था मूल्यांकन की स्थिति से, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य उनका दर्शाए गए थे। और वो यहाँ के नेता हैं और यहाँ चुनाव कोई भी लड़े, चुनाव कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी के संघर्ष, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी की पार्टी है और उनके सिद्धांतों पर जिन्होंने काम किया है और काम करेंगे के सिद्धांत पर है, न डरे हैं न डरेंगे। उस सिद्धांत पे इन्होंने 77 अब तक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ कर नहीं पाई। आपने देखा होगा पिछले 3 सांसदों को जो आए हैं उनके कार्यकाल की स्थिति उठाकर देख लीजिए, चाहे चांदनाथ जी का और चाहे बालकनाथ जी का काम हो। आप बताइए कि अलवर में क्या काम हुआ? पूरे अलवर में केवल बालकनाथ जी मुंडावर तक सीमित रहे, बहरोड़ तक सीमित रहे, घाटी से नीचे भारतीय जनता पार्टी आज तक उतर ही नहीं पाई है। अभी तक अब तक उतरी नहीं है, लेकिन बार बार फिर क्यों जीत जाती है? जीतने की स्थिति ये है कि जीतना हारना कई बार क्या होता है, हवा और आदमी की जो झूठ का आधार पर। इन्होंने क्या है, पिछली बार भी झूठ जो इस तरीके से प्रचारित की, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा टूट चुका है और उसी से घबराए हुए। और अब की बार इनको स्थिति ये तो कह रहे 400 पार, मैं कह रहा हूँ ये जाएंगे देश के पार। अब की बार ये भारत से पार, राजस्थान से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। राजस्थान में भी इन्होंने देख लिया। अलवर जिले की बात करो तो अलवर में 11 में से 6 सीट कांग्रेस ने इस स्थिति में भी जीती हुई है। अभी ये जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें किसका लगता है आपको सबसे ज्यादा प्रभाव है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं व्यक्ति निष्ठा की बात नहीं करता, लेकिन जाति का आधार पर कांग्रेस की विचारधारा को देखें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत है, क्योंकि अल्पसंख्यक यहाँ 4 लाख से ज्यादा है। और SC ST का जो वोट बैंक, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है मूल कांग्रेस का आधार पर, और जितने भी जो कांग्रेस की विचारधारा के क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानियों की फैमिली है, इनके पास एक चुनने के लिए कोई आइकॉन बताने को नहीं है। आज घूमते फिर रहे हैं कि भाई हमारा
और ये तो पड़ोसियों कभी सरदार पटेल की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस कर, जिनका ये पूरी जिंदगी जिन्होंने विरोध करते रहे, जिस विचारधारा की पूरी जिंदगी विरोध करते रहे, आज के नाम पर और उनके आधार पर झूठ बोल करके लोगों के बीच जाने की प्रयास कर रहे हैं, और वो इनका प्रयास असफल होगा। आप ये बताइए कि चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग आवश्यक है या नहीं? सोशल इंजीनियरिंग में ये केवल गणित के हिसाब से नहीं है, केवल केमिस्ट्री भी देखी जाती है, कौन सी पार्टी कब, और हर समय गणित और सोशल इंजीनियरिंग चेंज होती है। जैसे किसी जाति का किसी गांव में पर्टिकुलर भी होता है, पूरे जिले का नहीं होता। कई बार स्थिति ये होती है कि जिले में हो सकता है कि कैंडिडेट कोई हो, लेकिन उसके साथ वाले व्यक्ति की वजह से हो सकता है पूरा गांव आपसे विचारधारा से बदल जाए। अभी ललित यादव का नाम आया है अचानक, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। इसके साथ ही यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। 77 से आप देख रहे हैं लगातार कि यादव का जो फैक्ट चल रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं उन्हें आगे करने की तैयारी है। मैं इस बात का कतई यकीन नहीं करता कि यादव का फैक्टर है। यादव जब जब नॉन यादव से लड़ा है तब आ रहा है, चाहे लाला काशीराम चुनाव जीते हो, चाहे शोभाराम जी जीते हो, रामचंद्र उपाध्याय जीते हो, हरिप्रसाद जीते हो, और पंडित नवल किशोर जी जीते हो, और उससे पहले युवरानी साहब चुनाव जीते, और भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं। ये यादवों से ही चुनाव जीते हैं, तो ये तय है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि अब कांग्रेस को यादव को खड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं, यादव भी हमारे वोट बैंक है। हमारे हम सब जो है 36 बिरादरी में विश्वास करने की बात करते हैं। ये धर्म और जाति के आधार पे, मैं आप इनसे पूछिए ना कि आपने एक तो टिकट डिक्लेयर करे, एक भी आपने क्या अल्पसंख्यक को, जब देश का 30% अल्पसंख्यक की बात है, तो आपने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है किसी को? आप जात की बात करते हो, आप सबके साथ सबका विकास की बात करते हो, कि सबका साथ सबका विकास की बात है, तो बताएं कि आपने राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करता है तो क्यों घबरा रहे हैं जाति जनगणना के आधार पर? लेकिन अभी तो जनता सबसे अगर बड़ी, ये यादव की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो आप जातिगत गणना करा लो ना। जातिगत गणना के आधार पर पता लग जाएगा इनको। अभी जनता महान होती है। लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, जनता जिसे वोट बैंक देती है उसे समर्थन मिलता है। मंथन के बाद फिर हार जाते हैं। मंथन ये तो कई बार जब मंथन समुद्र का हुआ था तभी भी हो सकता है, जहर बीज कर राहु केतु उसमें भी पड़प गए थे। देवताओं को चीटिंग करके राहु केतु राक्षसों ने उस टाइम भी प्रबल ले लिया था, तो हो सकता है कौन है राहु केतु? कोई भी हो सकता है इनमें राहु केतु। कांग्रेस में है कि बीजेपी? नहीं, कांग्रेस में नहीं, जो भी मतलब जनता को मतलब मुखरबत कर, कभी 15 लाख का दांसा देकर, कभी जीएसटी के नाम पर, ये बताएं कि इन्होंने 10 साल में अगर इतने ही वास्तव में इन्होंने काम किया, तो ये काम के आधार पर अगर वोट मांगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कभी राम मंदिर के बाद आप खाओ राम ओढ़ो राम, राम हृदय में होता है, राम जीने के लिए होता है, राम जीने का है, धर्म जीने के लिए है। धर्म किसी को प्रचारित करने के लिए, दिखावे के लिए धर्म नहीं होता, धर्म आत्मसात करने के लिए होता है। राम है, गांधी जी मरे, हे राम उनके अंदर से निकला, अर्थात वो जीते थे धर्म को, इनके नहीं निकला किसी के हाथ तक। बताएं अगर इनके पास राम है तो इनका राम कहाँ है? ये सनातन धर्म की बात करते हैं। अभी आपने पोल खुल गई इनकी कि चारों शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म को जो जीते हैं, उन शंकराचार्य तक को इन्होंने कटघरे से भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इनको कटघरे में खड़ा किया, इनका राम मंदिर स्थापना। जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, और बरगलाना जो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब की जनता क्या है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, और ये निश्चित रूप से इनकी हार तय। तो ये जिस तरह से बात सामने निकल के आई है कि कांग्रेसी नेता राजेश किशन सिंह ने कहा है कि गैर जो यादव समाज के हैं उनसे भी जीत दर्ज की गई है और कांग्रेस का इतिहास रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि यादव ही प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है, केवल भावनाओं की बात है। साथ ही इन्होंने कहा कि भाजपा सब जो जाति और धर्म के नाम पर चुनाव जीतती है, लोगों को बरगलाती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता जवाब देगी। लेकिन फिलहाल जल्द ही इन 4 चेहरों में से एक चेहरे पर मोहर लगने वाली है, जिसमें पहला नाम ललित यादव हो सकता है। भगवान सैनी। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार चुनाव कमेटी की बैठक में जल्द ही टिकटों का फैसला होगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने देश की जनता से किए वायदे पूरे नहीं किए हैं, और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में नफरत फैला रही है, जबकि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भाईचारे और सद्भाव के लिए काम किया जाएगा। ये हमारे भी पैनल तो करीब करीब तैयार है, और सीईसी की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। जैसे ही सीईसी की मीटिंग होगी तुरंत हमारे अतिशीघ्र प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे।
भूपेंद्र यादव जी हरियाणा के रहने वाले, अलवर जिले में तो उनको प्रत्याशी नहीं मिला बेचारों को। अलवर में यादव मतदाता नहीं थे क्या बीजेपी में? बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सांसद रहे हैं, उनमें से किसी को उतार देते। भूपेंद्र जी बाहर के आदमी, पहले यादव समाज में विरोध रहा है, अलवर के लोकल यादव अगर होते तो अच्छा होता। बाहर के अल्लाह के हमारे सिर में बिठा दिया। अब ये 20 साल अगर जीत गया तो 20 साल हमारे ऊपर राज करेगा, तो अंदर से बेचारों में कड़े से यादव में तो। और देखना इसका रिएक्शन ये होगा कि कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी यादव समाज के आधे से ज़्यादा वोट, अब कांग्रेस चाहे ब्राह्मण को दे चाहे यादव को दे, जिसको भी देगी ना, यादव समाज के वोट भी अब कांग्रेस को मिलने की संभावना। हम तो चाहते हैं 25 की 25 हमारी सीट जीते, और कांग्रेस ने अगर टिकट थोड़े तरीके से देती तो 25 नहीं तो 15 सीट तो हम जीत के आएंगे। सर, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है सेंटर में? हाँ बिल्कुल बढ़ी रही है, क्योंकि मोदी जी की नीतियों से लोग परेशान हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। दिसंबर 2022 में राहुल जी 20 तारीख को यहाँ आए थे। 19 तारीख को ग्रामीण में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें राहुल जी ने एक नारा दिया कि मैं नफरत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और राहुल जी वास्तव में इस देश में भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। इस देश के युवा, बेरोजगार, किसान, दलित, मजदूर, व्यापारी, बिजनेसमैन, कर्मचारी, अधिकारी, सबके हक की बात करते हैं राहुल जी। कुल मिलाकर भाजपा द्वारा अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारकर पहल कर दी गई है। देखना अब यह है कि कांग्रेस भी यादव प्रत्याशी पर दाव लगाती है या फिर दिग्गज जितेंद्र सिंह फिर से मैदान में उतरते हैं। एसीबी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अलवर और भिवाड़ी एसीबी की टीम ने सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में पोस्टर भी लगाए हैं। साथ ही कहा है कि परिवादी की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। एडिशनल एसीपी पीयूष दीक्षित ने मिनी सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही बताया कि सरकारी कार्मिक द्वारा राशि या किसी अन्य चीज की डिमांड करने पर टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। देखिए, श्रीमान महानिदेशक महोदय एसीबी राजस्थान के निर्देशन में राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य कार्यालय जहाँ पे सब हमारी आम जनता के कार्य होते हैं, उन सभी पे हम ये पोस्टर्स लगा रहे हैं विशेष। जैसा आपने देखा होगा, ये पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा जैसे आमजन हैं, इन सब से हम मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारा जो निःशुल्क टोल लाइन नंबर है 1064, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उन सब पे अगर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो गोपनीय रूप से हमें बताएं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। एक विशेष बात का ध्यान हम ये रख रहे हैं कि जिन भी कार्यालय में हम ये लगा रहे हैं पोस्टर्स, उनको सीसीटीवी की जद में रख रहे हैं, ताकि अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, चाहे वो कार्यालय का अधिकारी कर्मचारी हो अथवा आमजन, तो हम उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोग सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर निगाह रखते हैं अपनी, और सभी कार्यालयों के ऊपर हमारी निगाह रहती है, और एसीबी 24/7 365 डेज काम करती है। उधर भिवाड़ी एसीबी टीम ने डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल यादव के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान आरंभ किया है। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जिला स्तरीय अहिंसा एवं कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। इसके जरिए शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक रेखा रानी व्यास ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मेलन करवाया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम प्रथम वीरेंद्र शर्मा रहे। वहीं जिला परिषद की सीईओ प्रतिभा वर्मा और एसीईओ रेखा रानी मौजूद रही। 100 दिवस की जो कार्य योजना है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। ये राजस्थान सरकार की भी हमेशा से इस बिंदु पर काफी फोकस, काफी महत्ता प्रदान की गई है कि हमारे नागरिकों में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित जो प्रमुख सिद्धांत थे, शांति एवं अहिंसा, उनका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया जा सके। उसी के चलते 100 दिवस कार्य योजना का ये अभिन्न हिस्सा बना, और उसी की पालना में जिला प्रशासन अलवर द्वारा आपके लिए
ये बहुत ही अच्छे स्तर का प्रोग्राम, अच्छे स्तर के कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इसमें हमारे जिला प्रशासन के कार्मिकों का पूरी प्लानिंग है और आज के एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा काम किया गया है। तो इसके लिए पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने प्रोग्राम के हर एक हिस्से को बहुत ही बखूबी से प्लानिंग की और उसका एग्जीक्यूशन किया। अहिंसा के संदेश देने के लिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है और महात्मा गांधी जी के, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो आदर्श हैं, उनके प्रचार प्रसार आम जनता में हो, आम जनता उनके आदर्शों की पालना करे। इस जागरूकता के लिए ही ये प्रोग्राम सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम आया हुआ था, जिसको जिला प्रशासन आयोजित कर रहा है। पहले ये 28 तारीख को किया जा रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये स्थगित होकर आज 4 तारीख को किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके सिद्धांतों को और आदर्शों को आम जनता में अधिकतम फैलाया जाए, जिससे कि आज के जो जमाने में जो हिंसा की भावनाएं बढ़ रही हैं और एक दूसरे के आपस में असंतोष की भावनाएं बढ़ रही हैं, वो दूर हो जाए और उनके आदर्शों पर हम सब लोग चलें। नौगावा थाना अंतर्गत एक गांव में हाल ही में महिला की हत्या कर लाश को कुएं में लटकाने के मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग सामने आई है। इसे लेकर सोमवार को राजस्थान मेघवाल समाज की ओर से मिनी सचिवालय में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि वह घटना 30 जनवरी को हुई थी। इस प्रकरण में सूबे सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में पता लगा कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। ग्रामीणों ने मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराने पर जोर दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट में अन्य आरोपियों के नाम दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। नौगांव पड़ता है, उसके अंदर 30 तारीख को 30/1/2024 की रात्रि को एक समाज की हमारी औरत थी, जिसके पास रात को 4-5 लड़के आए और उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करके, क्या पता उसके साथ दुष्कर्म किया हो, उसको मार के और लटका दिया। इसकी एफआईआर क्रमांक 43 दिनांक 1/2/2024 को थाना नौगांव में दर्ज कराई गई थी। दरअसल घर वालों को पहले पता नहीं था, एक ही बच्चे के लड़के के नाम एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर उसमें ज्ञात हुआ कि इस प्रकरण में सुबे सिंह पुत्र बच्चूराम, अर्जुन पुत्र सूरज प्रजापत, जय हिंद पुत्र हरियाराम, संदीप पुत्र सुखराम जाति प्रजापत, इन लोगों ने भी उसके साथ इस प्रकरण में शामिल थे, इस हत्या में। तो इनका नाम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इनके परिवार वालों ने वहाँ एप्लीकेशन दी, लेकिन नौगांव पुलिस ने अभी तक किसी भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अब क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि एफआईआर में जो बाकी बचे हैं 4 लोग, उनके नाम दर्ज किए जाएं और प्रकरण की जांच किसी डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी से की जाकर मुलजिमों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। भाजपा नेता जय आहूजा का कहना है कि देश में जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है और देश में समान जनसंख्या के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आज भी हिंदू वर्ग शरणार्थी की तरह रह रहा है और अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी ओर बंटवारे के समय ही यह नियम बनाया गया था कि इन देशों में रहने वाले हिंदू समाज के लोग भारत में आकर कभी भी बस सकते हैं। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। आहूजा ने कहा कि देश में समान नागरिकता के लिए भी कानून बनाए जा रहे हैं। इस दिशा में कमेटी गठन के अलावा केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो 2019 में ही पारित हो चुका है। किन्हीं भी कारणों से, कोविड के चलते, अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते सीए लागू नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली कुछ नाम मांगे गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की एडवाइजरी के लिए और कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं। सौभाग्य से उसमें राजस्थान से जो 2-3 नाम गए उसमें एक मेरा नाम भी है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मांग उठाने वाले भारत के शुरुआती 4 लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। गांधी जी के समय ये वचन दिया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ रह गई हैं उनको कभी कोई कष्ट होगा तो वो भारत आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पे प्रेफरेंस पर भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मोदी जी सिर्फ गांधी जी के दिए हुए वचन को निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसके अलावा
पुराने एक्ट में कोई छोटे मोटे राइडर्स हैं उनको हटाने के लिए एक्ट लाया गया, ये लागू भी होगा। और अकेले राजस्थान में 30,000 दलित और ट्राइबल हिंदू जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड है उनको नागरिकता मिलेगी। इसी प्रकार से अफगानिस्तान से आए हुए सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ये एक बहुत ही करुणापूर्ण और अद्भुत कानून है। दूसरी बात आपने कही समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो वो हमारे माननीय पुष्कर धामीर जी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो लागू कर ही दिया है ट्रायल बेसिस पे। और मोदी जी ने अभी संसद में जब सत्र था अंतिम दिन का और मोदी जी उस समय अपना उद्बोधन दे रहे थे तो मोदी जी ने कहा कि नीतिगत बड़े निर्णयों के लिए आने वाला तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके तहत सोमवार को अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथी सहित विभिन्न प्रकार की झांकियां और बैंड बाजे शामिल थे। हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर बाजारों से निकली। यह यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए राजर्षि अभय समाज रंगमंच पहुंची। यहाँ आचार्य दीपक अवस्थी की ओर से पशुपतिनाथ की कथा सुनाई गई। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से आचार्य हस्ती चिकित्सालय में मंगलवार को नेत्र एवं जनरल चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। केंद्र अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यह निःशुल्क कैंप लगेगा। वहीं चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सालय के फिजिशियन द्वारा जांच कर परामर्श दिया जाएगा। इसी तरह 7 मार्च को भी शांति कुंज स्थित इस चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर आयोजित होगा। 5 तारीख को भी नेत्र शिविर लगाया जाएगा और उस नेत्र शिविर में भी जैसे आज की व्यवस्था उसी तरह से रहेगी, संपूर्ण निःशुल्क। और उस दिन प्रातः अस्पताल के अंदर है ना मेडिकल शिविर भी लगाया जा रहा है जिसमें मरीजों की दवाई और परामर्श निःशुल्क रहेगा। अलवर में नयाबाद सर्किल के पास अग्रवाल छात्रावास में कर्मस्थली इंस्टीट्यूट की शाखा का शुभारंभ हुआ। इंस्टीट्यूट संचालक कविता गुप्ता और न्याय विभाग में कार्यरत निजी सहायक रूपेश कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रवाल महासभा अलवर के अध्यक्ष अमित गोयल, जिला वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर के सतीश गुप्ता और अलवर जिला वैश्य महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता भट्टे वाले मुख्य अतिथि रहे। वहीं फीता मीना गुप्ता और कविता गुप्ता द्वारा काटा गया। इसके अलावा हेमंत गुप्ता सहित अनेक प्रमुख लोग और विद्यार्थियों की मौजूदगी रही। आदर्श जाट महासभा का जिला स्तरीय कार्यक्रम अलवर में 200 फीट रोड पर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। साथ ही समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने वीर तेजाजी के नाम पर शपथ ली। धोखा भी मौका पाता है जब लालच रंग दिखाता है। जो हाथ चरण को छूता था अब वो ही गला दबाता है। विश्वास खून का होता है, विश्वास खून का होता है। अब अपने ही हलकारों से वो राज सुरक्षित रहे कहाँ जहां खतरा पहरेदारों से। अगली लाइनें हैं, पग पग पर नफरत की आंधी क्या भला कभी कर पाएगी। भोली भाली जनता सारी कब तक ठुकराई जाएगी। अब गुंडे भी इज्जत पाते हैं, अब गुंडे भी इज्जत पाते हैं सरकारी दरबारों से। वो राज सुरक्षित रहे कहाँ जहां खतरा पहरेदारों से। पंजाब के अमृतसर में एक कार्यक्रम के दौरान अलवर के बॉक्सर जुबेर खान को नेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को हुए समारोह में ग्राम खरसन की निवासी जुबेर खान को अवार्ड से नवाजा गया। बॉक्सर जुबेर खान खेलकूद और युवा मामलों में अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोविंदगढ़ स्थित प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर पर फागोत्सव और गौ माता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोविंद सेवा समिति ने कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदिर महंत भरतदास महाराज ने बताया कि गौ माता को बचाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। उधर सम्मेलन में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि मिथिलेश द्वारा गायों के महत्व और सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बालिकाओं ने राधा कृष्ण और होली के गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। अलवर के गोल सर्किल स्थित काकवाड़ी हनुमान मंदिर में श्री शिवराम कथा के 9वें और अंतिम दिन स्वामी कमलदास बापू ने अनेक प्रसंग सुनाए। उन्होंने सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड की कथा का वाचन किया। साथ ही कहा कि हमारा जीवन भोग में नहीं बल्कि योग में होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि दुख, कटुवचन और अपमान सहने की क्षमता का विकास ही गृहस्थ धर्म का योग है। साथ ही सुख, प्रशंसा और सम्मान पचाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। वहीं काकवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ के महंत उदयभान शर्मा के अनुसार मंगलवार को सुबह 8:15 बजे श्री शिवराम कथा की पूर्णाहुति होगी और इसके बाद भंडारा किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री चंदपुरा में कोमल पद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्काउट गाइड मुख्यालय ने प्रभारी सौरभ वर्मा के नेतृत्व में कैंप लगाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में माता श्री शिक्षण संस्थान के निदेशक कृष्ण अवतार शर्मा रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और झंडारोहण हुआ। इसके अलावा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना की गई। जिला प्रभारी वर्मा ने शिविर की पूरी रूपरेखा के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं इस अवसर पर शिक्षाविद रामस्वरूप वर्मा, कमलेश कुमार गुप्ता, अमित कुमार मीणा, बाबूलाल और उर्मिला मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। झरना धाम विकास समिति द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चतुर्थ शिव पालकी निकाली जाएगी। इसे लेकर एक बैठक राजगढ़ स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में समिति के अध्यक्ष संत ज्ञानेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माचाड़ी मार्ग स्थित झरना धाम स्थल की विकास समिति के महासचिव पंडित नरेंद्र अवस्थी ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार भव्य शिव पालकी शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां शामिल होंगी।
वहीं निर्माणाधीन मृत्युंजय महादेव मंदिर में स्थापित होने वाली प्रतिमा की चल मूर्ति की झांकी भी निकलेगी। साथ ही साधु सन्यासियों के साथ शिव बारात सैनी धर्मशाला से पर्यटक स्थल झरना धाम तक निकाली जाएगी। वहीं बैठक में राधेश्याम सैनी, हरिशंकर शर्मा, मुकेश जोशी, अमर सिंह सोनी, पिंकी सैनी और टेकचंद आदि की मौजूदगी रही। पाटन पंचायत के ग्राम खरखड़ा में आकस्मिक निधन के शिकार मिथिलेश मीणा के परिवार के लिए सब समाज आगे आया है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला मिथिलेश ही परिजनों का एकमात्र सहारा था। सरपंच सरोज और क्षेत्र के निवासी गंधारी के अनुसार सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवार की सहायता के लिए अभियान चलाया गया। इसमें ग्रामवासियों के साथ ही सर्व समाज, नवयुवक हेल्प टीम राजगढ़ और अन्य लोगों ने सहयोग किया। साथ ही कुल सहयोग राशि 3,21,100 रुपए इस परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। वहीं स्वर्गीय मिथिलेश की स्मृति में पौधरोपण भी संपन्न हुआ। अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में बंदरों की समस्या कायम है। यहां ग्रामीणों ने जगह जगह पिंजरे भी लगा रखे हैं, फिर भी बंदर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को भी ग्रामीणों ने इस समस्या से अवगत करवाया था। यह बंदर लोगों को घायल करने के साथ ही घरों में से सामान उठा ले जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए एक एनजीओ की मदद ली गई थी। इसमें शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन अब बंदर इतने सतर्क हो गए हैं कि पिंजरे को देखकर दूर भाग जाते हैं। कस्बे में करीब 2000 से भी अधिक बंदर हैं। सरिस्का इंडिया फाउंडेशन द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस पर ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका विषय सरिस्का के संरक्षण में युवाओं का योगदान था। फाउंडेशन के प्रतिनिधि जयदीप पांचाल के अनुसार प्रतियोगिता में 128 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं कार्यकर्ता निष्ठा नारंग और पुष्प दुलानी ने विजेताओं की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के युवा सरिस्का के संरक्षण के प्रति जागरूक हैं। वहीं प्रतियोगिता में भूपेश कुमार शर्मा, यशस्वी भारद्वाज और पुलकित शर्मा को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। साथ ही मनीषा पवार, विशाल कुमार और राजेंद्र मीणा द्वितीय रहे। वहीं हरिओम गुर्जर, देवेंद्र मुदगल और राधिका शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन्हें जल्दी एक समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जाएगा। सरिस्का इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आज के दिन विश्व वन्यजीव दिवस के उपलक्ष्य में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय सरिस्का संरक्षण के युवाओं का योगदान था। इसमें मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 128 प्रतिभागियों ने उत्साह से इसमें भाग लिया, जिसमें भूपेश कुमार, यशस्वी भारद्वाज और पुलकित शर्मा संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। और इसको देखते हुए हमें लगता है कि युवा जो हैं आज के वो सरिस्का को संरक्षण करने के लिए अपने योगदान दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ रहे हैं और वो अपने आने वाले टाइम में धीरे धीरे वन जीवियों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। तो युवाएं अगर चाहें तो वो मिलके सरिस्का को बचा सकते हैं और हम सबको ये मिलकर ही संरक्षण करना होगा। सरिस्का बाग परियोजना में जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जगह जगह थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। रात्रि में भी ये कैमरे कुशलता के साथ अपना कार्य करते हैं। ऐसे में रात के वक्त शिकारियों पर नजर रखने में भी मदद मिलती है। सरिस्का में करीब 15 स्थानों पर ये कैमरे लगाए गए हैं। इनका कंट्रोल रूम सरिस्का मुख्यालय पर बनाया गया है। आगामी समय में 18 अन्य स्थानों पर थर्मल कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही टावर लगाकर वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखी जाएगी। यहाँ पे अभी 16 साइटें हैं और 18 साइटें नहीं लगी हैं। कौन कौन सी लगाई? अब उनका नाम मतलब पूरे सरिस्का के अंदर ही है? हाँ, पूरे सरिस्का। क्या काम आते हैं ये ट्रैकिंग में? मतलब टाइगर मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग ओनली, मतलब जैसे कोई इंसिडेंस हो। थर्मल का, अगर थर्मल और ऑप्टिकल जो ऊपर जो कैमरा है उसका लगाएं तो वो 5 से 7 किलोमीटर है। तो रात्रि में भी काम करते हैं? हाँ, थर्मल रात में काम करते हैं। कितने क्लोज से अपन देख सकते हैं? रात में करीबन 1 किलोमीटर। अच्छा, क्या कारण? कैमरे काम नहीं कर रहे या? कैमरे काम कर रहे हैं ना, सब जगह लग रहे हैं। अच्छा, नहीं ये जो गेट पे लगाया है? गेट पे लगाया है। यहाँ पे क्या है ना, नए कैमरे आएंगे और नए साइटों के लिए, तो उनके लिए चेकिंग हो रही है कि कौन सा कैमरा लेना है। नहीं, लेकिन ग्रामीण ये कहते हैं कि सरकार चेंज हुई है, ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होने से पहले ही कैमरे, थर्मल कैमरे खोल दिए गए हैं। क्या कहना है? नहीं, थर्मल कैमरा किसी का भी नहीं खोला गया, एक का खोला गया है। नहीं, यहाँ पे पहले लगे हुए थे। यहाँ पे कोई आप कह रहे थे कि यहाँ पे गेट पे लगा हुआ था, वो नहीं है। और इस टावर के ऊपर भी हमने कैमरे नहीं होते, ये तो रिसीवर है। ये तो रिसीवर है। तो गेट वाला तो हटा दिया गया है। गेट पे जो टावर है उसका थर्मल चेकिंग के लिए है। अभी यहाँ पे नई जो टावर लग रहे हैं उनके कैमरा चेक हो रहे हैं। तो इनसे कितना फायदा है सरिस्का? फायदा इनसे फायदा ही फायदा है। जंगल की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। सरिस्का मतलब शिकारी विकारी घुसपैठ सब दिख जाता है। हाँ।
हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चूहड़ सिद्ध बाबा के स्थान पर इन दिनों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। फागुन मास में इस स्थल पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नटनी का बारा परसाकाबाद क्षेत्र से गए लोगों ने पहुंचकर यहां मन्नतें मांगी। यहां सरकार द्वारा लवकुश वाटिका का भी निर्माण करवाया गया है। ग्रामीण संजय पटेल के अनुसार चूहड़ सिद्ध महाराज के स्थान पर कई राज्यों से हिंदू और मुसलमान पहुंच रहे हैं। और अब खबर कठूमर से, जहां कस्बे के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भजन जिकड़ी दंगल आयोजित हुआ। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य और विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं विधायक खींची की मांग पर मंत्री खर्रा ने कहा कि कठूमर नगरपालिका को पूर्ण बजट पेश होने पर संबंधित राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं ईआरसीपी के तहत कठूमर को प्रथम चरण में शामिल कर दिया जाएगा। इस मौके पर संस्था के निदेशक देवेंद्र चौधरी और भूपेंद्र चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मयूर नृत्य झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। सरकार का बजट आएगा, उसमें आपको इस बारे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छी खबर सुनने ईआरसीपी योजना के तहत कठूमर विधानसभा के पूरे गांव आएंगे। आप उस गांव जो रह रहे हैं वो उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके 21 जिले में जितने बांध तालाब वो सारे मीठे पानी से लबालब भरे जाएंगे। धानका समाज के पथ प्रदर्शक स्वर्गीय डालचंद आर्य की जन्मभूमि अलवर जिले में समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागृति दिखाई दे रही है। शहर के फैमिली लाइन वसंत विहार के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही नजर आया। यहाँ सेवानिवृत्त सीनियर नर्सिंग अधिकारी स्वर्गीय कैलाश चंद बावलिया के देवलोक गमन पर उनके परिवार ने मृत्यु भोज से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। आज भी उच्च शिक्षित और तथाकथित जागरूक भी मृत्यु भोज की कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाते, लेकिन इस परिवार ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार की दिशा में ठोस पहल की है। इसी के चलते शुद्धि के दिन श्रद्धा के साथ गंगा पूजन किया गया और सिर्फ दिवंगत कैलाश चंद की पत्नी कमला देवी एवं पुत्री रेणु के लिए ही एक साड़ी स्वीकार की गई। शेष परिजनों को दिए जाने वाले वस्त्रों को लेने से आदर के साथ इनकार कर दिया गया। इसी तरह पगड़ी की रस्म भी केवल 1 रुपया एवं पगड़ी स्वीकार करके पूरी की गई। इस अवसर पर अखैपुरा बस्ती के पास धानका समाज के पूजनीय संत भोलेनाथ की बगीची में पानी की टंकी का शिलान्यास भी इस परिवार ने किया। गौरतलब है कि स्वर्गीय कैलाश चंद बावलिया के पुत्र मुकेश बावलिया वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उनके नेतृत्व में इस समिति ने समाज हित में कई बड़े आंदोलन और आयोजन किए। इसके अलावा परिवार के बड़े पौत्र राहुल बावलिया प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के मीडिया सलाहकार हैं। इसके अलावा मनीष बावलिया और मोहित बावलिया पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ में कार्यरत गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल का डेपुटेशन अलवर होने से नाराज लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही डेपुटेशन निरस्त नहीं करने पर अनशन की चेतावनी दी है। ग्रामीण रवि शर्मा एवं इकबाल खान ने बताया कि गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल का डेपुटेशन राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं में कर दिया गया है। इससे क्षेत्र की महिला मरीजों को भारी परेशानी होगी। ऐसे में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान समाज सेवी रवि शर्मा, भरत पटेल, इकबाल खान, विश्राम गुर्जर, मोहम्मद रफीक और प्रेम पटेल आदि की उपस्थिति रही। पीएससी में गायनी डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल कार्यरत है, जिनका डेपुटेशन अभी 2-3 दिन पहले सीएमएचओ साहब ने अलवर कर दिया है। लक्ष्मणगढ़ का 50 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ आसपास के काफ़ी गाँवों से महिलाएं आती हैं, डिलीवरी भी काफ़ी होती हैं, लेकिन आज तक किसी भी अच्छे गायनिक डॉक्टर की सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। और जो था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, उसको डेपुटेशन पे भेज दिया। इसी संदर्भ में उनके डेपुटेशन को निरस्त कराने के लिए हमने श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कस्बेवासी जो एसडीएम साहब के पास में एक आवेदन लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र बंसल जी लगा रखे थे, जिनका 3-4 दिन पहले अभी अलवर सैटेलाइट राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर कालाकुआ वो डेपुटेशन कर दिया गया है। अतः हम सभी कस्बे के जो भी लोग हैं ये चाहते हैं कि वो डेपुटेशन निरस्त हो और वो अपनी सेवाएं लक्ष्मणगढ़ में दें। खैरतल में कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार इसे लेकर भगवान दास ने रिपोर्ट करवाई है। उसने बताया कि 2 मार्च की रात्रि करीब आधा दर्जन लोगों ने सब्जी मंडी के पास हमला कर दिया। वहीं सरिया और लोहे की रॉड से प्रहार के चलते पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं।
खैरतल कस्बे के 40 फुटा रोड स्थित टेउराम चौक पर हाल ही में बनाए गए नए स्पीड ब्रेकर परेशानी का सबब बन गए हैं। नगर परिषद सभापति के निर्देश पर हाल ही में बनाए गए स्पीड ब्रेकर खासे ऊंचे हैं। ऐसे में रिक्शा और 2 पहिया वाहन चालकों आदि को भारी असुविधा हो रही है। साथ ही में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसे लेकर आयुक्त को अवगत कराने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। आवारा पशुओं और कचरे के ढेरों ने शहर को किया बदहाल। आवाजाही हुई मुश्किल और बीमारियों की बनी आशंका। अलवर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी को लेकर बना इंतजार। जितेंद्र सिंह और डॉक्टर कर्ण सिंह के अलावा ललित यादव एवं संदीप यादव की बनी चर्चा। एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान किया आरंभ। मिनी सचिवालय में पोस्टर का हुआ विमोचन। और कौमी एकता सम्मेलन में शांति और अहिंसा का दिया संदेश। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर। प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।